नमस्कार। आज हम नींद की दुनिया में एक कह सकते हैं गहरी छलांग लगाने वाले हैं। हमारे पास एनर्जेटिक सिटीजन प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं। इनमें अखंड ज्योति पत्रिका के 1962, 1974 और 1980 के अंक हैं और साथ में एक पुरानी किताब भी है जिसका नाम है नींद क्यों नहीं आती। तो हमारा मकसद ये है कि इन पुराने खजानों से ये समझें कि अच्छी नींद का राज आखिर है क्या। और शुरुआत एक ऐसी लाइन से करते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया। सोचिए, रात के 2 बजे हैं, घड़ी की टिक टिक की आवाज के सिवा कुछ नहीं है और कोई बस बिस्तर पर करवटें बदल रहा है। ये दस्तावेज कहते हैं कि 58 साल की उम्र में नींद ना आना बुढ़ापा नहीं है। तो क्या है? वो कहते हैं ये आत्मयातना है। आत्मयातना मतलब खुद को दी गई तकलीफ। ये शब्द ही अपने आप में बहुत मजबूत है ना। और यहीं से ये स्रोत बाकी सबसे अलग हो जाते हैं। वो नींद की कमी को सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते, नहीं, बल्कि इससे एक मानसिक और यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक चुनौती के तौर पर देखते हैं। और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने हमें 2 किरदार दिए हैं। एक तरफ है मिस्टर बेचैन, जो थके हारे और परेशान है, और दूसरी तरफ है मास्टर दीनानाथ, जो उसी उम्र में चैन की नींद सो रहे हैं। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी फर्क को समझने पर होगी कि एक इंसान खुद को यातना क्यों दे रहा है और दूसरा कायाकल्प का आनंद कैसे ले रहा है। तो फिर चलिए मिस्टर बेचैन के बेडरूम से ही शुरू करते हैं। जो तस्वीर खींची गई है वो बहुत साफ है। एक महंगा 50,000 का गद्दा है, कमरा आरामदायक है, लेकिन मिस्टर बेचैन के दिमाग में चिंताएं ऐसे तैर रही हैं जैसे कोई भूतिया अक्षर हवा में घूम रहे हों। और इसी बारे में अखंड ज्योति के 1974 के अंक में गुरुदेव का एक कथन है। वो कहते हैं, निद्रा प्रकृति की गोद है। जो सोते समय भी चिंताओं का बोझ ढोता है वो अपने प्राणों का हनन करता है। बेडरूम में चिंताओं के कपड़े उतार कर घुसो। देखिए, प्राणों का हनन मतलब अपनी ही जीवन शक्ति को खत्म करना। ये स्रोत साफ साफ कह रहे हैं कि जब आप चिंता को अपने बिस्तर तक ले जाते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को ही खत्म कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो आत्मयातना वाला शब्द इस्तेमाल हुआ था उसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। ये कोई बाहर से आई बीमारी नहीं है, ये एक अंदरूनी आदत है। लेकिन आत्मयातना शब्द थोड़ा कठोर नहीं लगता? मेरा मतलब है, कई लोग जो नींद के लिए तरसते हैं वे जानबूझकर तो खुद को तकलीफ नहीं दे रहे होते। सही बात है। बिजनेस की टेंशन है, परिवार की फिक्र है, ये सब तो असली हैं। क्या स्रोत इस पर कुछ और रोशनी डालता है कि ये अनजाने में कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। स्रोत ये नहीं कह रहा कि लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, वो कह रहा है कि ये एक पैटर्न बन जाता है। चिंताओं के कपड़े उतार कर घुसो, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सलाह है। मतलब एक बाउंड्री बनाना। बिल्कुल, एक बाउंड्री बनाना। जैसे हम ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़कर आते हैं, वैसे ही दिन भर की परेशानियों को बेडरूम के दरवाजे के बाहर छोड़ना है। और जब हम ऐसा नहीं करते तो हमारा बेडरूम, जो कि एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, वो एक युद्ध का मैदान बन जाता है। हाँ बिल्कुल, हम अनजाने में ही अपनी सबसे सुरक्षित जगह को सबसे तनावपूर्ण बना देते हैं। यही है वो अनजाने में की गई आत्मयातना। मतलब हम अपने आराम की जगह को ही काम की जगह जैसा बना देते हैं। और जब इस मानसिक जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता तो लोग अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं। जैसे नींद की गोलियां। हाँ, और यहीं पर वो किताब आती है, नींद क्यों नहीं आती। उसमें एक बहुत ही, मैं कहूँगा, डराने वाली लाइन लिखी है। वो कहते हैं कि नींद की गोली से आने वाली नींद मौत की छोटी बहन जैसी है। बाप रे! ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, पर इसके पीछे उनका तर्क क्या है? उनका तर्क बहुत सीधा और वैज्ञानिक है, भले ही उन्होंने इसे आध्यात्मिक भाषा में लिखा हो। वो कहते हैं कि गोलियां आपकी नसों को शिथिल करती हैं, मतलब सुन्न कर देती हैं, लेकिन शरीर को विश्राम नहीं देती। शिथिल करना और विश्राम देना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। हाँ, ये 2 बहुत अलग अलग बातें हैं। इसे ऐसे समझिए, जो हमारी प्राकृतिक नींद होती है उसके कई चरण होते हैं। हल्की नींद, गहरी नींद, REM स्लीप, और हर स्टेज का अपना एक जरूरी काम है। जैसे गहरी नींद में शरीर की मरम्मत होती है और REM स्लीप में यादें पक्की होती हैं, दिमाग की एक तरह से सफाई होती है। अच्छा, तो ये गोलियां इन स्टेजेस के साथ क्या करती हैं? ये गोलियां आपको सीधे नॉकआउट कर देती हैं। वो आपको इन जरूरी चरणों को बायपास करवा देती हैं। ओहो।
तो आप बेहोश तो हो जाते हैं, पर शरीर का जो जरूरी मेंटेनेंस का काम है वो होता ही नहीं। आप सुबह उठते तो हैं, लेकिन थके हुए, उलझे हुए। हाँ, कई बार ऐसा महसूस होता है। क्योंकि आपका सिस्टम रीसेट हुआ ही नहीं। आपको सिर्फ ये महसूस होता है कि आप सोए थे, लेकिन असल में आपके शरीर और दिमाग को वो फायदे नहीं मिले जो प्राकृतिक नींद से मिलते हैं। अरे वाह, ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी भूखे आदमी को खाने की तस्वीर दिखाकर कहा जाए कि तुम्हारा पेट भर गया। क्या खूब कहा, बिल्कुल। मतलब शरीर को सिर्फ नींद का धोखा दिया जा रहा है। इसीलिए वो किताब कहती है कि असली दवा सिर्फ स्वाभाविक नींद है, कोई केमिकल शॉर्टकट नहीं। बिल्कुल। और यहीं से ये स्रोत हमें एक सिस्टम बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, एक ऐसा तरीका जो शरीर और मन को स्वाभाविक रूप से नींद के लिए तैयार करे, न कि उसे जबरदस्ती सुलाए। और इस सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे दूसरे किरदार मास्टर दीनानाथ। तो मिस्टर बेचैन की इस निराशाजनक हालत से अब उम्मीद की तरफ बढ़ते हैं। क्या इन पुरानी किताबों में कोई रास्ता है इस जाल से निकलने का? चलिए मास्टर दीनानाथ के पास चलते हैं। उनकी जो तस्वीर खींची गई है वो मिस्टर बेचैन से एकदम उल्टी है। एक शांत चेहरा, गहरी नींद में, और सुबह वो सूरज उगने के साथ ही ताजगी से उठते हैं। कहा गया है कि उनका बेडरूम एक ऊर्जा केंद्र है। ऊर्जा केंद्र मतलब एक ऐसी जगह जहां एनर्जी घटती नहीं, बढ़ती है। जबकि मिस्टर बेचैन का बेडरूम एक चिंता केंद्र था। सही। जहां उनकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। मास्टर दीनानाथ का जो सिस्टम है वो बस सोने पर खत्म नहीं होता, ये सोने से 1-2 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इन स्रोतों को पढ़कर जो समझ आता है, उनका पहला नियम है दिन ढलने के बाद चिंताओं पर चर्चा नहीं। जो भी परेशानियां हैं वो सूरज डूबने से पहले सुलझाई जाएंगी या फिर अगले दिन के लिए छोड़ दी जाएंगी। और मुझे लगता है इसी से जुड़ा उनका दूसरा नियम भी होगा। अगर आज के दौर में देखें तो चिंता का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमारा फोन। सोचिए 1974 में जब ये लिखा गया तब तो स्क्रीन का मतलब ज्यादा से ज्यादा टीवी रहा होगा। सही बात है। आज के जमाने में तो ये नियम 10 गुना ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। आज के मिस्टर बेचैन शायद 50,000 के गद्दे पर लेटकर अपने फोन पर ही बिजनेस की चिंताएं देख रहे होंगे। वो भूतिया अक्षर अब हवा में नहीं, स्क्रीन पर तैरते हैं। सही कहा। मास्टर दीनानाथ का सिस्टम कहता है कि सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। और ये कोई सिर्फ आध्यात्मिक नियम नहीं है, ये पक्का विज्ञान है। स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है वो हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है। अच्छा। और दिमाग मेलाटोनिन नाम का जो नींद का हार्मोन है उसे बनाना बंद कर देता है। और बिना मेलाटोनिन के गहरे नींद आना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ चिंताओं को बाहर रखना, और दूसरा स्क्रीन को बंद करना। इसके बाद मास्टर दीनानाथ क्या करते हैं? स्रोत में विचार शून्य होने के अभ्यास का जिक्र है। ये सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है। दिमाग को खाली कैसे किया जा सकता है? यहाँ भी हमें शब्दों के पीछे का मतलब समझना होगा। विचार शून्य का मतलब ये नहीं है कि दिमाग को जबरदस्ती खाली करना है, जो कि लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब है विचारों से अपना लगाव छोड़ना। लगाव छोड़ना? हाँ, उन्हें आने जाने देना। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देख रहे हों, पर हर गाड़ी में बैठने की कोशिश ना करें। स्रोत में इसके लिए प्रार्थना या समर्पण का रास्ता बताया गया है। समर्पण, इसका क्या मतलब है? समर्पण का मतलब है दिन के अंत में ये मानना कि जो कुछ भी मेरे नियंत्रण में था मैंने किया, अब जो बाकी है वो मैं ईश्वर पर या प्रकृति पर या ब्रह्मांड पर छोड़ती हूँ। ये एक तरह से अपने दिमाग पर से जिम्मेदारी का बोझ उतारना है। और जैसे ही आप ये बोझ उतारते हैं, दिमाग शांत होने लगता है, वो लड़ना बंद कर देता है। यही अभ्यास मन को उस झील की तरह शांत करता है जिसकी सतह पर कोई लहर ना हो। और जब मन शांत होता है तभी शरीर अपनी मरम्मत का काम शुरू कर सकता है। और यहीं पर कायाकल्प का आइडिया आता है ना? बिल्कुल। ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। आमतौर पर हम नींद को बस एक जरूरत मानते हैं, दिन का अंत जहां हम ऑफ हो जाते हैं। लेकिन कायाकल्प का मतलब है फिर से नया हो जाना। ये तो नींद को एक पैसिव काम से एक एक्टिव प्रोसेस बना देता है। एकदम सही। और ये कायाकल्प की बात आज की साइंस से कितनी मिलती जुलती है। वैज्ञानिक इसे ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये नींद के दौरान दिमाग की एक तरह की डीप क्लीनिंग सर्विस है। दिमाग की डीप क्लीनिंग? हाँ, जो दिन भर में जमा हुए जहरीले प्रोटीन्स को बाहर निकालती है।
अगर ये सफाई ठीक से ना हो तो आगे चलकर अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमारे स्रोत, जिसे आध्यात्मिक भाषा में कायाकल्प कह रहे थे, वो असल में एक न्यूरोलॉजिकल रीसेट है, एक दिमागी सर्विसिंग। वाह, तो जब मास्टर दीनानाथ नींद को इस नजरिए से देखते हैं तो वो इसके लिए तैयारी भी उसी इज्जत से करते होंगे, जैसे किसी पूजा या किसी जरूरी काम की तैयारी की जाती है। उनके लिए नींद सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक पवित्र अनुष्ठान है। बिल्कुल, और इसी सोच से सब कुछ बदल जाता है। मिस्टर बेचैन नींद से लड़ रहे हैं, उसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर दीनानाथ नींद के आगे समर्पण कर रहे हैं, उस प्रक्रिया पर भरोसा कर रहे हैं। एक के लिए नींद दुश्मन है, दूसरे के लिए दोस्त। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो मिस्टर बेचैन की समस्या और मास्टर दीनानाथ के समाधान के बीच का अंतर साफ हो जाता है। अब इसे उन लोगों के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स में कैसे बदलें जो शायद मिस्टर बेचैन जैसा महसूस कर रहे हैं। स्रोत ने एक शक्ति निद्रा की 4 सूत्रीय सूची दी है जो हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। हाँ, और ये सूची बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये बहुत सीधी है। पहला, चिंता नहीं। इसका मतलब है एक नियम बनाना कि बेडरूम जो है वो चिंताओं से मुक्त क्षेत्र है। दूसरा, गोलियां नहीं, यानी शॉर्टकट से बचना और समस्या की जड़ पे काम करना। ठीक है। तीसरा, स्क्रीन नहीं, सोने से कम 1 घंटा पहले डिजिटल दुनिया से नाता तोड़ना। और चौथा, प्रार्थना या समर्पण, यानी दिन भर का बोझ उतारकर मन को शांत करना और प्रकृति की प्रक्रिया पर भरोसा करना। आपके इस बात से मुझे याद आया कि स्रोत इसे बहानों का उल्टा बताता है। लोग अक्सर कहते हैं, क्या करूं, नींद ही नहीं आती, काम का तनाव बहुत है, उम्र हो गई है। बहाने। ये सब बहाने हैं, और इन बहानों का जवाब है ये 4 कदमों का सिस्टम। बहाने आपको शक्तिहीन महसूस कराते हैं, जबकि सिस्टम आपको नियंत्रण देता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ सलाह की एक लिस्ट नहीं है, ये नींद के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से बदलने का एक दर्शन है। ये मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तीनों स्तरों पर काम करता है। ये कहता है कि अच्छी नींद आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन इसे आपको हर रोज कमाना पड़ता है एक अनुशासित सिस्टम के जरिए। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने मिस्टर बेचैन की आत्मयातना से लेकर मास्टर दीनानाथ के कायाकल्प तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे चिंताएं हमारे सबसे आरामदायक बिस्तर को भी कांटों का सेज बना सकती हैं, और कैसे एक अनुशासित सिस्टम और समर्पण की भावना एक साधारण बिस्तर को भी ऊर्जा केंद्र में बदल सकती है। इन पुराने दस्तावेजों से जो सबसे बड़ा संदेश मिलता है वो ये है कि अच्छी नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जो उम्र के साथ अपने आप चली जाती है। ये एक कला है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और रोज अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है। इन स्रोतों ने नींद को सिर्फ आराम नहीं बल्कि कायाकल्प की प्रक्रिया कहा है, जिसमें शरीर और मन को फिर से नया किया जाता है। उन सवाल खड़ा करता है, अगर अच्छी नींद से मिली ऊर्जा एक कायाकल्प है तो एक व्यक्ति इस नई ताज़ा ऊर्जा का इस्तेमाल किस लिए करना चाहता है? उस ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? क्या वो ऊर्जा अगले दिन फिर से उन्हीं चिंताओं और तनावों में खर्च कर दी जाएगी जिन्होंने पिछली रात की नींद छीनी थी, या उसका उपयोग किसी बेहतर, किसी रचनात्मक और सार्थक काम के लिए किया जाएगा? ये सचमुच सोचने वाली बात है। उस नई ऊर्जा का हम करते क्या हैं? और इसी विचार के साथ ये स्रोत हमें एक स्पष्ट निर्देश देकर जाते हैं, बहाने नहीं, सिस्टम बनाओ। शुभ रात्रि, जय हिंद।